कुर्मी समुदाय की एसटी दर्जा की मांग जायज़ है या नाजायज़। आज के इस वीडियो में इसी पर विश्लेषण करेंगे। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। 20 सितंबर 2025 को झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुर्मी या कुर्मी समुदाय के सदस्यों ने रेल टेका डहर छेका अर्थात रेल रोको रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया। इसमें कुर्मी समुदाय के लोगों ने मूरी, राय, पारसनाथ, चंद्रपुरा और घाटशिला जैसे लगभग 40 से अधिक ट्रेनें रेलवे स्टेशनों पर ट्रैक ब्लॉक कर दिया, जिससे हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द हो गईं और कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हो गईं। हजारों यात्री फंस गए। रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। यह आंदोलन आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले किया गया था, जिसकी मुख्य मांग है कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सूची में शामिल करना। लेकिन क्या यह मांग पूरी तरीके से जायज़ है? आज इस वीडियो में हम निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करते हुए ऐतिहासिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं और संवैधानिक मानदंडों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुर्मी या कुर्मी समुदाय का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कुर्मी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जंगलमय क्षेत्र या फिर छोटा नागपुर पठार में निवास करते हैं। यह एक किसान समुदाय है जो पारंपरिक रूप से कृषि और भूमि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। ब्रिटिश काल में कुर्मियों को प्रिमिटिव ट्राइब या फिर आदिवासी समुदायों की सूची में शामिल किया गया था, जहां वे मुंडा और ओरांव, भूमिज, खरिया और संथाल जैसे समुदायों के साथ गिने जाते थे। स्वतंत्र भारत में 1950 के दशक में जब एसटी सूची फिर से तैयार किया गया, तब उन्हें एसटी से बाहर कर दिया गया। जी हाँ, और वे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में वर्गीकृत हो गए। वर्तमान में झारखंड में कुर्मियों की आबादी लगभग 15 से 20% है, जो राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुर्मियों की सांस्कृतिक पहचान आदिवासी विशेषताओं से भरी है। वे कुर्माली भाषा बोलते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं और उनके त्यौहार व रीति रिवाज आदिवासी परंपराओं से जुड़े हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 20वीं सदी के मध्य में कुछ कुर्मी नेताओं ने सांस्कृतिकरण प्रक्रिया अपनाई, जिसमें वे खुद को क्षत्रिय मानने लगे, जिससे उनकी एसटी स्थिति पर सवाल उठे। हालांकि ऐसे तर्कों की पुष्टि मैं नहीं करता। चलिए अब जान लेते हैं इनके मांग के पक्ष में क्या तर्क हैं, जिससे कि इनकी मांग जायज़ लगती है। कुर्मी समुदाय का तर्क है कि एसटी दर्जा उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करेगा। यहाँ यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ब्रिटिश दस्तावेजों में कुर्मियों को आदिवासी माना गया था। 1950 में एसटी सूची बनाने समय उन्हें बाहर कर दिया गया। यह एक राजनीतिक निर्णय था जो हिंदू आबादी बढ़ाने के लिए लिया गया था। कुर्मियों का कहना है कि यह बहिष्कार उनके सामाजिक उत्थान के प्रयासों जैसे सांस्कृतिकरण को दंडित करने जैसा था, जबकि वास्तव में वे अभी भी आदिवासी जीवन शैली ही जीते हैं। उनका कहना है यदि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी, पदरी, कोली और गढ़ा ब्राह्मण जैसे समुदायों को हाल ही में एसटी दर्जा मिला, तो कुर्मियों का दावा क्यों नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये समुदाय सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से भी जूझ रहा है। झारखंड और बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुर्मियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, लगभग 60 से 70%, और वे गरीबी, भूमि विवादों और प्रवासन का शिकार हैं। ओबीसी बेनिफिट जैसे 27% आरक्षण पर्याप्त नहीं है इनके लिए, क्योंकि एसटी को 7.5% अलग से कोटा मिलता है, जो उनकी शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। कुर्मियों का कहना है कि एसटी दर्जा उनकी भाषा कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने से 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा। जी हाँ, इसके अलावा इस समुदाय को सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता भी है। कुर्मियों की जनजातीय विशेषताएं जैसे भाषा, लोक कला, प्रकृति केंद्रित पूजा,
भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट सांस्कृतिक अंतर्विवाह प्रथा और पिछड़ापन, ये सभी एसटी मानदंडों अर्थात अनुच्छेद 342 से मेल खाती है। 2014 की ऋषिकेश पांडा टास्क फोर्स ने एसटी मानदंडों को अपडेट करने की सिफारिश की थी, जिसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को प्राथमिकता दी गई, जो कुर्मियों पर लागू होता है। ये सभी तर्क इनके मांग को जायज़ बनाते हैं, क्योंकि यह न केवल आरक्षण की बात है बल्कि पहचान की भी लड़ाई है। यदि सरकार नए मानदंडों को अपनाती है तो कुर्मियों का दावा मजबूत हो जाएगा। अब मांग के विपक्ष में क्या तर्क है, इसे देख लेते हैं। कई संगठन और विशेषज्ञ इस मांग को नाजायज़ बताते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह मौजूदा व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। कुछ प्रमुख तर्कों को हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहला है संवैधानिक और ऐतिहासिक असंगति। जी हाँ, 1950 में एसटी सूची बनाने समय कुर्मियों को बाहर किया गया, क्योंकि वे हिंदूकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके थे और कई संगठनों का मानना है कि वे क्षत्रिय होने का दावा करने लगे थे। हालांकि 2015 में झारखंड सरकार ने सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पुष्टि की कि कुर्मियों की जनजातीय विशेषताएं कमज़ोर है। ओबीसी में रहते हुए वे पहले ही लाभ ले रहे हैं। एसटी में शामिल होने से डबल बेनिफिट का खतरा है। विपक्ष का दूसरा तर्क है अन्य आदिवासियों पर नकारात्मक प्रभाव। जी हाँ, झारखंड में एसटी कोटा सीमित है। 26% आबादी के लिए 10% सीटें हैं। यदि कुर्मियों, जिनकी आबादी 15 से 20% है, इनको एसटी में शामिल किया जाता है तो मौजूदा आदिवासी समुदायों जैसे संथाल, मुंडा की हिस्सेदारी घट जाएगी। इसके अलावा आदिवासी संगठन ट्राइबल आर्मी ने जो है चेतावनी भी दी है कि इससे आदिवासियों की ज़मीनें और संसाधन खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि कुर्मियों को गैर आदिवासी माना जाता है। बिहार में भी यही चिंता है। यहाँ कुर्मियों को ओबीसी लाभ मिल रहा है। अगला तर्क है राजनीतिक अवसरवाद। जी हाँ, आलोचक कहते हैं कि यह मांग राजनीतिक है, चुनावी वर्षों में तेज हो जाता है, बल्कि बाकी समय ठंडे बस्ते में चला जाता है। उदाहरण स्वरूप 2022 और 2023 में भी ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन कोई अस्थायी परिणाम नहीं निकला। यदि हर ओबीसी समुदाय एसटी का दावा करे तो आरक्षण व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसके अलावा कुर्मियों में आर्थिक विविधता है, कुछ समृद्ध हैं तो कुछ एसटी मानदंडों से मेल नहीं खाते। ये सभी तर्क मांग को नाजायज साबित करते हैं, क्योंकि यह न केवल ऐतिहासिक फैसलों को चुनौती देती है बल्कि अन्य वंचित समुदायों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। तो ये था इस मामले पर विश्लेषण। अब इस पूरे मसले पर सरकार का क्या रुख है, ये भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने अब तक कुर्मी मांग को अस्वीकार किया है, लेकिन झारखंड सरकार ने कई बार सिफारिश भेजी है। प्रक्रिया जटिल है। राज्य प्रस्ताव भेजेगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जांच करेगी, एनसीएसटी और आरजीआई की राय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, फिर अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी। इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और ये सभी इतना आसान नहीं है। ऊपर से नेताओं की वोट बैंक की राजनीति अलग से। वर्तमान आंदोलन पर रेलवे ने धारा 144 लागू किया था, लेकिन कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। ये भी सोचने वाली बात है। खैर, अब कुर्मी समुदाय के मांग के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तर्कों को जानने के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो बताते हैं। कुर्मी समुदाय की मांग आधी जायज़ और आधी नाजायज़ लगती है। जायज़ इसलिए क्योंकि यह ऐतिहासिक बहिष्कार और वर्तमान पिछड़ापन सुधारने की कोशिश है। किसी समुदाय के सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देना सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से कुर्मी समुदाय की मांग हमें बिल्कुल जायज़ लगती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके मांगों को मानने के बाद मौजूदा एसटी समुदायों को नुकसान पहुंच सकता है और संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने जैसा लगता है। अब हमारी नज़र में जो आदर्श समाधान का रास्ता दिखता है वो ये है
कि दो समुदायों के बीच आपस में टकराव हो जाए, इससे अच्छा है एक स्वतंत्र आयोग गठित हो जाए जो नई एसटी मानदंडों जैसे 2014 टास्क फोर्स के आधार पर फैसला ले। इससे न केवल कुर्मियों को न्याय मिलेगा बल्कि समग्र आरक्षण व्यवस्था भी मजबूत होगी। आखिरकार हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन आखिरी रास्ता संवाद का ही होगा, क्योंकि इस समस्या का समाधान नीतिगत बदलाव से ही संभव है। निष्कर्ष हमारे अपने विवेक से लिया गया निजी विचार है। आप दर्शक इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने तर्क और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।